हाय गाइस, वेलकम माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर क्लास 12th में आने वाले हैं या फिर आपकी एग्ज़ाम आ रही है, जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं सारे के सारे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और जितने प्रश्न आपको बता जा रहे हैं उतने प्रश्न याद कर लीजिए। आप उतने प्रश्न तो याद कर ही लेना आपकी एग्ज़ाम से पहले। जो आपको प्रश्न हम बता रहे हैं ये सारे प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए अगर आप क्लास 12th में हैं और अच्छे नंबर बनाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में बनाना चाहते हैं। इस पे वीडियो में हमने आपको 50 से ज़्यादा 50 प्लस कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको आपको अच्छे से याद करना ही है। जैसे कि आप जानते हैं 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं। 25 के तो आते ही आते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन 25 के तो आते ही आते हैं। तो इसमें से 50 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 50 में से अगर 20 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं या फिर 15 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले और आपके और भी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने वाले ही हैं। मतलब कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको इसमें सही विकल्प बताना है। पहला प्रश्न है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है ये आपको बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 में आपको दिया हुआ है सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग किसने किया था ये आपको बताना है। तो देखिए माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? ए मार्शल, बी बोल्डिंग, सी किन्स और डी रेगनर फिश। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला रेगनर फिश। सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं रेगनर फिश। अब दोस्तों आपको सबसे पहली बात ये ध्यान देना है कि आपको यही क्वेश्चन अभी आप जो देख रहे हो ये क्वेश्चन आपको सही विकल्प में दे बता रहे हैं हम। जैसे कि सही विकल्प में आप ये प्रश्न देख रहे हैं पूरा का पूरा कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं यहाँ पर, फिर रेगुलर फिश, और सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले, फिर यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे सकते हैं। रिक्त स्थान अर्थशास्त्री है या फिर रिक्त स्थान है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर फिर आपको रिक्त स्थान में लिखना है रेगनर फिश। तो यही क्वेश्चन या तो आपके खाली स्थान में आ सकता है या फिर सत्य असत्य में भी आ सकता है। यहाँ पर आपको दिया जा सकता है कि सत्य असत्य बताइए। सबसे पहले माइक्रो शब्द का उपयोग करने वाले अर्थशास्त्री रेगनर फिश है। तो अब आपको बताना है कि सत्य है या फिर असत्य है। रिक्त स्थान में आ सकता है, एक वाक्य में उत्तर दें, इसमें आ सकता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ हमें सही विकल्प में बताया गया है तो ये सही विकल्प में ही आएगा। ये किसी भी प्रश्न में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। इसमें आपको दिया हुआ है किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मतलब कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये बात आपसे किसने कही है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रो रॉबिन्स ने, बी दिया हुआ है प्रो जे के मेहता ने, प्रो मार्शल ने, प्रो एडम स्मिथ ने। अब अगर आपने सब कुछ पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ेंगे तो इन सब के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कब किसने क्या किया है। तो किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रो एडम स्मिथ ने। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? प्रो एडम स्मिथ ने। अब आपको वीडियो में ही ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करनी है। आपको यह सोचना है कि इसी वीडियो में हमें याद भी होते जाएं, साथ के साथ ही प्रश्न याद भी होते जाएं। फिर आप इन्हें अलग से नोट करेंगे, उतने में तो आपको याद हो जाएंगे। एक दो बार और पढ़ेंगे तो इतने में आपको याद हो जाएंगे। मैं पहले क्या करता था, वीडियो में देखते देखते ही उसे अच्छी तरह से याद कर लेता था। वीडियो को पूरा देखने के बाद में फिर मैं उसे एक नोटबुक पेन में लेकर पूरा नोट करता था और फिर रात में एक बार अच्छी तरह पढ़ के सो जाता था और सुबह उठते ही सबसे पहले इन क्वेश्चन को पढ़ लेता था। मैं एक बार और वीडियो को देख लेता था यानी कि, तो उसमें मुझे आसानी से याद हो जाते थे। तो आप भी यही करना ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं आप किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो प्रो एडम स्मिथ ने। अब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न में आपका ऐसा होगा कि ये सही विकल्प में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है, एक वाक्य में आ सकता है। आपका इसमें से कोई सा भी प्रश्न कोई से भी प्रश्न में आ सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें आपको दिया हुआ है मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है। मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है, किसके संबंध में दिया है ये आपको बताना है। मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन वस्तु के संबंध में दिया है, मुद्रा के संबंध में दिया है, उपयुक्त दोनों के संबंध में दिया है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बताना है कि मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन किसके संबंध में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के संबंध में। ध्यान रखना है दोस्तों, मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन वस्तु के संबंध में दिया है। किसके संबंध में दिया है? वस्तु के संबंध में।
चलिए बढ़ते हैं आगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कक्षा 12वीं, विषय अर्थशास्त्र। बजट रेखा को कितने अधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 5 आप देखिए, बजट रेखा को कितने अधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, अनेक या फिर तटस्थता मानचित्र के आधार पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। बजट रेखा को कितने अधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? 1। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। 6 में आपको दिया हुआ है, यदि वस्तु की कीमत गिरने से वस्तु की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं परस्पर है। यदि वस्तु की कीमत गिरने से ना, यदि वस्तु की कीमत गिरने से वस्तु की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं कैसी है? तो मान लीजिए आपके सामने दो वस्तु हैं। अब यहाँ पर एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है। अब इसकी कीमत अगर गिर रही है और इसकी कीमत बढ़ रही है तो ये दोनों वस्तुएं कैसी होंगी? इसकी गिर रही है और इसकी बढ़ रही है, तो ये प्रतिस्थापी होंगी, पूरक वस्तु होंगी, संबंधित नहीं होंगी, या फिर दोनों की प्रतियोगी वस्तु होंगी। यहाँ पर प्रतियोगी वस्तु होंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरक वस्तु होंगी। कैसी वस्तु होंगी? पूरक वस्तु होंगी। यदि वस्तु की कीमत गिरने से वस्तु की मांग बढ़ रही है तो दोनों वस्तुएं परस्पर कैसी है? ये पूरक हैं। ठीक है, आगे समझ में। बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। साथ में आपको दिया हुआ है, उत्पादन के साधन होते हैं। उत्पादन के या फिर उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं, ये आपको बताना है। उत्पादन के अक्सर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होता है, ये बताना है। लगभग आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, आपके मेन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन के कितने साधन होते हैं? उत्पादन के 5 साधन होते हैं। कितने साधन होते हैं? उत्पादन के 5 साधन होते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। 8 में आपको दिया हुआ है, स्थिर लागत को कहते हैं। स्थिर लागत को क्या कहते हैं? दोस्तों देखिए, आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना है कि हमें पीडीएफ चाहिए, हम आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। कमेंट में ज़रूर लिखना है कि हमें ये पीडीएफ चाहिए। देखिए, स्थिर लागत को कहते हैं, स्थिर लागत को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील लागत कहते हैं, प्रमुख लागत कहते हैं, पूरक लागत कहते हैं, या फिर अल्पकालीन लागत कहते हैं। प्रश्न 8 में पूछा जा रहा है, स्थिर लागत को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील लागत कहते हैं, प्रमुख लागत कहते हैं, पूरक लागत कहते हैं, फिर अल्पकालीन लागत कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरक लागत कहते हैं। स्थिर लागत को क्या कहते हैं? पूरक लागत कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। इसमें दिया हुआ है, उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? पूंजी, श्रम, भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? पूंजी, श्रम, भूमि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है? श्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। 10 में आपको कहा गया है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषताएं हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषताएं हैं। वस्तु की समान कीमत। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषताएं क्या है? वस्तु की समान कीमत, समरूप वस्तुएं, अत्यधिक क्रेता और विक्रेता, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषता क्या है? वस्तु की समान कीमत, समरूप वस्तुएं, अत्यधिक क्रेता और विक्रेता। ये किसकी विशेषता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषता है। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो हो सकता है ये प्रश्न 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपके 2, 3, 4 नंबर में ऐसा आ सकता है कि पूर्ण स्पर्धा बाजार की विशेषताएं बताइए, तो आपको इन पॉइंट को पूरा क्लियर करके बताना है इनको। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं 11 की ओर। 11 में आपसे क्या पूछा गया है? जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो सकता है, हो उसका नाम है, उसका नाम आपको बताना है। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम क्या होगा? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। मतलब कि कौन से बाजार में वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए, केवल एक अधिकार का। बी, केवल एक अधिकारी प्रतियोगिता। सी और बी दोनों में, या फिर डी, केवल पूर्ण प्रतियोगिता में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सी और बी दोनों में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक अधिकार का भी और केवल एक अधिकारी प्रतियोगिता का भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। निम्न में से किसके अनुसार वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए जेवंस, वालरस, या फिर इनमें मार्शल, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट है, सी में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला मार्शल। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल के द्वारा। प्रश्न 14 है, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पकालीन बाजार में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, एक अधिकार, एक अधिकारी प्रतियोगिता, या फिर अल्प अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन बी उपभोक्ता का सिद्धांत, ऑप्शन सी उत्पादक का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 17, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है। पूंजी, आय, निवेश, मूल्यह्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी। प्रश्न 18 है, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए उत्पादन विधि, ऑप्शन बी आय विधि, ऑप्शन सी व्यय विधि, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विधि, मतलब कि उपयुक्त तीनों विधियों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी खनन, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भूमि भी, वन भी और खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्रश्न 20 है, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। निजी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय योग आय, प्रति व्यक्ति आय। इसमें आपको बताना है, एक वर्ष की राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। पूरे राष्ट्र की आय है, उसमें व्यक्तियों की संख्या का भाग दे देंगे तो हर एक व्यक्ति की आय हमें प्राप्त होगी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, उत्पादन करने वाले उद्यमों को बांटा जाता है। ऑप्शन ए 2 क्षेत्र में, ऑप्शन बी 3 क्षेत्र में, ऑप्शन सी 4 क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी 5 क्षेत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 क्षेत्रों में। प्रश्न क्रमांक 22 है, आय तथा रोजगार का निर्धारण होता है। आय तथा रोजगार का निर्धारण होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए कुल मांग द्वारा, ऑप्शन बी कुल पूर्ति द्वारा, ऑप्शन सी कुल मांग तथा कुल पूर्ति दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी बाजार मांग द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल मांग तथा कुल पूर्ति दोनों के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23 है, बचत तथा उपभोग के बीच संबंध होता है। बचत तथा उपभोग के बीच कैसा संबंध होता है। विपरीत, प्रत्यक्ष, विपरीत तथा प्रत्यक्ष दोनों, या फिर ना तो विपरीत और ना ही प्रत्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विपरीत। अगला प्रश्न है, जब अर्थव्यवस्था अपनी सारी अतिरिक्त आय बचाने का फैसला करता है तो विनियोग गुणक होता है 1। ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अपरिमित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। प्रश्न क्रमांक 25 है, पूर्ति अपना मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। कथन देने वाले अर्थशास्त्री कौन है, या फिर यह कथन किसका है। ऑप्शन ए किन्स का, ऑप्शन बी पिगू का, ऑप्शन सी जे.बी. से का, या फिर ऑप्शन डी एडम स्मिथ का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जे.बी. से का। ऑप्शन सी जे.बी. से का। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 26 है, क्लासिक विचारधारा निम्न में से किस तथ्य पर आधारित है। क्लासिकल विचारधारा निम्न में से किस तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन बी से का बाजार नियम, मजदूरी दर की पूर्ण लोचशीलता, ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता, या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 27 है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह आपकी परिभाषा भी बन गई है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके कि मुद्रा की परिभाषा लिखिए।
अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है मुद्रा की परिभाषा लिखिए, तो आपको लिख देना है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इतना लिख देना है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। ये किसके द्वारा परिभाषित है? हार्टले विदर्स के द्वारा, हार्टे के द्वारा, रो थॉमस के द्वारा, या फिर किन्स के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा हार्टले विदर्स के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 28 है, मुद्रा का कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का मापक, ऑप्शन सी मूल्य का संचय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है बैंक में जमा राशि, ऑप्शन बी जनता के पास उपलब्ध रुपए, ऑप्शन डी डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। प्रश्न क्रमांक 30 है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ऑप्शन ए व्यापारिक बैंक, ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक, ऑप्शन सी निजी बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक बैंक। प्रश्न क्रमांक 31 है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? ऑप्शन ए आहरण पत्र, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी एटीएम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। हम आहरण पत्र, चेक या एटीएम तीनों के द्वारा बैंक से पैसे या फिर मुद्रा निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी भारतीय जीवन बीमा निगम। इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 33 है, नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? कर सुधार, बैंकिंग सुधार, कृषि सुधार, या फिर आधारभूत संरचना सुधार। इसका सही उत्तर है बैंकिंग सुधार से। सार्वजनिक बजट की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही उत्तर है 1 वर्ष। संसद में बजट पेश करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री। प्रश्न क्रमांक 36 है, लोकसभा में बजट पर भाषण दिया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्री द्वारा, या ऑप्शन डी गृह मंत्री द्वारा। इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री द्वारा। वित्त का मतलब होता है पूंजी। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 37 है, वृत्ति कर लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, नगर निगम द्वारा, या फिर ग्राम पंचायत द्वारा। इसका सही उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है 38, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी उपहार, ऑप्शन सी और बी दोनों, ऑप्शन डी उत्पाद कर। इसका सही उत्तर है सी और बी दोनों। प्रश्न क्रमांक 39 है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते सम्मिलित होते हैं? चालू खाता, पूंजी खाता, सी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू खाता और पूंजी खाता दोनों। अगला प्रश्न है, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है? ऑप्शन ए पूंजी के लेन देन से, ऑप्शन बी वस्तु के आयात व निर्यात से, ऑप्शन सी कुल क्रेडिट तथा डेबिट से, ऑप्शन बी डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं के आयात व निर्यात से। प्रश्न क्रमांक 42वां है, भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते सम्मिलित होते हैं? चालू खाता, ऑप्शन बी पूंजी खाता, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों। प्रश्न 43 है, प्रतिकूल गतान संतुलन में सुधार का उपाय है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार का उपाय, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, इसे इग्नोर करना। ऑप्शन ए मुद्रा अवमूल्यन, ऑप्शन बी आयात प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी विनिमय नियंत्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 44 है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, ऑप्शन बी विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, ऑप्शन सी विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। प्रश्न क्रमांक 45 है, विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं? ऑप्शन ए हाजिर या चालू बाजार, ऑप्शन बी वायदा बाजार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 45 प्रश्न देखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगले वीडियो में हम आपके लिए रिक्त स्थान, सही जोड़ी, फिर एक वाक्य में उत्तर और ऐसे जाते जाते हम आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर। आज के इस वीडियो में हमने 1 नंबर वाले कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम और आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।